ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, p ऑर्बिटल डम्बेल शेप का होता है, d ऑर्बिटल डबल डम्बेल शेप का होता है जनरली, और एक d ऑर्बिटल ऐसा होता है dz² जिसे हम बोलते हैं वो इस प्रकार से होता है। हाँ या ना? शेप्स सब लोगों को मालूम है। लेट्स इंट्रोड्यूस नोड्स। व्हाट इज नोड्स? द प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन टेंड्स टू 0। मेरे पास दो नोड्स होते हैं, दो तरीके के नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। तो बताओ रेडियल नोड्स कैसे निकालते हैं? तो रेडियल नोड्स आर इक्वल टू n माइनस l माइनस 1 एंड एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू l। हाँ या ना? टोटल नोड्स आर इक्वल टू दिस माइनस दिस प्लस दिस, मतलब n माइनस 1। यहाँ तक ठीक है? चलो नोड्स की अगर हम बात करें, 1s ऑर्बिटल में बेटा कितने नोड होने चाहिए? रेडियल वेव फंक्शन है ना, जहां ये रेडियल वेव फंक्शन 0 होगा वहां पे रेडियल नोड होगा, जहां पे एंगुलर वेव फंक्शन 0 होगा वहां एंगुलर नोड होगा, जहां ये दोनों 0 होंगे वो टोटल नोड होगा। तो हम लोग रेडियल नोड की जनरली क्यों बात करते हैं? रेडियल नोड को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये जो भी डिस्टेंस है दैट इज व्हाट रेडियल डिस्टेंसेस। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ना, जिस वजह से ये शेप ड्रॉ करी गई है बेटा, ये शेप मोर और लेस रेडियल वेव फंक्शन की वजह से, क्योंकि रेडियल मैंने अभी आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट इज r स्मॉल r s। और रेडियल वेव फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? स्मॉल r पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप सपोज ये न्यूक्लियस मान रहे हो, तो ये सब r की वैल्यूज होंगी ना, तो ये रेडियल वेव फंक्शन को जब हम किसी भी ऑर्बिटल का इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते रहते हैं, तो r का जो भी वैल्यू आता है उसको जब मैं प्लॉट करती हूँ ग्राफ, तो ऐसे बनता है। अब अगर आप गूगल सर्च करते हैं ना, मतलब ऑनलाइन इंटरनेट तो आप लोग यूज करते ही रहते हैं, तो अगर आप अच्छे से सर्च करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे स्क्रॉडिंजर ने जो ये इक्वेशन लेके सॉल्व करी, दे वर लाइक ग्रुप ऑफ मोर देन 50 मैथमेटिशियंस हु सॉल्व दिस वेव इक्वेशन। वो एक की बस की बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी वेव इक्वेशन है। उस वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हजारों अप्रॉक्सीमेशंस लगे हैं, बहुत सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज हुई हैं। वी डोंट हैव टू डील विद ऑल दिस। 50 से ज़्यादा मैथमेटिशियंस ने सॉल्व करी थी, और उन्होंने जब वो रेडियल प्लॉट्स किए ना, जैसे मुझे क्या सपने आ रहे थे कि मैं सब सपने में बता दिया था कि ये डबल डम्बल होगा, ये डम्बल होगा, सपना थोड़ी आता है। उन्होंने ये वेव इक्वेशंस एक्चुअली में प्लॉट करके देखी थी ग्राफ में, एंड द ग्राफ लुक लाइक दिस। देन दे से कि p ऑर्बिटल डम्बेल शेप होगा। बस अब फर्क इतना होगा कि अगर 2p छोटे साइज का है तो 3p और बड़े साइज का हो जाएगा, मतलब उसका शेप मोर और लेस कैसा रहेगा? डम्बेल टाइप। दिस इज मोर गिवन व्हेन वी प्लॉट द रेडियल वेव इक्वेशंस। रेडियल वेव इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करे थे, तो जहां पर भी वेव इक्वेशन 0 होगी तो वहां साइज स्क्वायर भी तो 0 होगा ना। साइज स्क्वायर टेंड्स टू 0 करेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगी, और वहीं पर नोड कहलाया जाएगा। तो रेडियल नोड होता है जब रेडियल वेव फंक्शन 0 हो, एंगुलर नोड होता है जब एंगुलर वेव फंक्शन 0, जहां दोनों 0 हो जाए वहां पे टोटल नोड बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बेटा 1s की बात करूं, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं इसके लिए रेडियल नोड निकालूंगी। इसके लिए n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0, ये तो सबको पता ही है 1s देखकर। तो रेडियल नोड है 1 माइनस 0 माइनस 1 मतलब 0, और एंगुलर नोड तो है ही 0। इसका मतलब अगर ये 1s है, मतलब ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस से कहीं भी चला जा सब जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देयर इज नो नोड, ना रेडियल वेव फंक्शन 0 हो रहा है ना एंगुलर वेव फंक्शन 0, तो टोटल तो क्या ही 0 होंगे, है ना। अब वहीं पे आगे एक्सटेंड करती हूँ अपने को, 2p पे ले गई लेट्स से। ठीक है, पहले 2s करते हैं फिर 2p। 2s तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू 0, तो रेडियल नोड अगर आप निकालोगे तो 2 माइनस 0 माइनस 1 1, और एंगुलर नोड्स निकालोगे तो 0। ठीक है, तो इसमें रेडियल नोड कितना आया? 1, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाएगा और एंगुलर वेव फंक्शन कहीं भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जब बात कर रही हूं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो आप नाम समझ रहे, रेडियल मतलब मैं कभी भी
जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो तीनों इक्वेशन का नहीं बनाऊंगी, मतलब इस इक्वेशन का नहीं बनाऊंगी, मैं ग्राफ सिर्फ इसका बनाऊंगी, क्योंकि मोर और लेस जो है रेडियल जो इक्वेशन है ना वो मोर यूजफुल है मेरे लिए। क्यों, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि L का वैल्यू तो फिक्स्ड है ना, S के लिए L 0 होगा, P के लिए 1 होगा, D के लिए 2 होगा, मतलब एंगुलर नोड्स तो ऑर्बिटल के लिए फिक्स हो गए ना, कि अगर S ऑर्बिटल है तो एंगुलर तो 0 ही होना है, और अगर P ऑर्बिटल है तो एंगुलर नोड तो 1 ही होना है, और अगर D ऑर्बिटल है तो एंगुलर नोड 2 ही होना है। बट रेडियल नोड तो चेंज, बिकॉज वो N पे डिपेंडेंट है, रेडियल नोड तो चेंज हो सकते हैं, क्योंकि N चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से रेडियल नोड बदलेगा। तो इस वजह से हम लोग जो है हमेशा अगर इक्वेशन ड्रॉ करते हैं तो वो कौन सी ड्रॉ करते हैं, रेडियल। ठीक है, तो अगर रेडियल इक्वेशन ड्रॉ करूंगी तो मैं बात भी जनरली किसकी करने वाली हूँ, रेडियल नोड्स की। ठीक है, तो क्वेश्चन में ध्यान से समझना, अभी मैं जब ग्राफ्स ड्रॉ कराऊंगी, क्योंकि मैंने बोला मैं रेडियल नोड की बात करूंगी तो मैं सिर्फ रेडियल नोड से उसके थ्रू निकालूंगी, क्योंकि मैं रेडियल ड्रॉ कर रही हूँ, रेडियल ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, सवाल अगर टोटल नोड्स का आएगा तो आपको अलग आंसर देना पड़ेगा। टोटल नोड्स आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राफ, बिकॉज ग्राफ इज बीइंग ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। यहां तक क्लियर, कोई डाउट, सब साथ में। चलिए जैसे आप लोगों ने मुझे बोला कि ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, और मैंने आपको चेंज किया कि ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो मैं साई की जगह अगर r² लिख दूं तो किसी को दिक्कत है? क्यों? क्योंकि साई आप नॉर्मल इक्वेशन के लिए लिखते थे, मैंने रेडियल इक्वेशन के लिए r² कर दिया। साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ नॉर्मल वेव इक्वेशन, r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ अ रेडियल वेव इक्वेशन, है ना। तो अब आप जब क्वेश्चन देखें ध्यान से, उसमें ये दोनों टर्मोलॉजीज यूज हो सकती हैं। हाँ, लेकिन इवन इफ ये यूज हो रही है, बट ग्राफ हमेशा किसका होगा, रेडियल का होगा। तो कभी कभी इक्वेशन क्या होता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मैडम आपने जो ग्राफ बनाया उसमें तो आपने r² लिखा था, एग्जामिनर ने तो साई² लिख के दिया है, तो क्या ये टोटल वेव इक्वेशन का ग्राफ है या रेडियल वेव इक्वेशन का ग्राफ है? तो मेरी ध्यान से समझना, ग्राफ हमेशा किसका ड्रॉ किया जाता है, रेडियल का। तो अगर उसने साई² लिख भी दिया ना तो उसका मतलब यही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, अच्छा चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ ग्राफ्स की तरफ। पहले ग्राफ समझाती हूँ, एक 1s का ग्राफ बनाती हूँ, उसके बाद आगे चलती हूँ। तो 1s के लिए बेटा जब मैंने कैपिटल R वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ ड्रॉ किया, मे भी आपको यहाँ साई लिख कर दे दे, बात एक ही है। तो R क्या है, रेडियल वेव इक्वेशन का एम्पलीट्यूड, वैसे साई क्या है, नॉर्मल वेव इक्वेशन का एम्पलीट्यूड। दैट्स व्हाट यू से ना, एक स्टैंडिंग वेव जो आप मानते हैं उसका एम्पलीट्यूड ही आप साई बोलते हैं ना, हाँ या ना, कितनों को मालूम है ये साई का क्या बोल रही थी मैं, ये एम्पलीट्यूड है ना। 1s का जब ग्राफ ड्रॉ किया जाए ना बालक, वो ऐसे आया। ठीक है, अब मैं बता रही हूं ऐसा आया। इस ग्राफ में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ग्राफ है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ग्राफ का बोलते हैं साई² बनाओ मैडम, तो ठीक है साई² बना देते हैं। तो साई² और r² में फर्क थोड़ी है, वैल्यू तो स्क्वायर ही कर दोगे ना, ग्राफ ऊपर हो जाएगा, शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो ग्राफ का शेप यही रहा। तो अब मैं आपकी टर्मिनोलॉजी लेके चलती हूँ कि साई² रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी, जो आप लोगों ने मुझे कहा। तो अगर ऐसा है तो न्यूक्लियस पे तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे रहता है? ये हमें किसने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, हाइजेनबर्ग। इसने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो जब नहीं रह सकता तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कैसे आई? या तो हाइजेनबर्ग गलत या तो तुम गलत। तुम गलत हो गए, हाइजेनबर्ग थोड़ी गलत हो जाएगा। तो यहां से ये चीज प्रूव्ड है कि आप ये जो आप इसको समझ रहे हो ना, ये आप गलत समझ रहे हो। ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी होता तो न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। यहाँ तो मैक्सिमम आ रही है। तो इसलिए उसने कहा कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, क्योंकि आप अगर एक किसी भी ऑर्बिटर को समझोगे तो न्यूक्लियस के पास कम वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम, तभी तो जाके एक स्फीयर बनेगा, है ना। ये न्यूक्लियस है, उसके आसपास जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कम होगा,
फिर बड़ा स्फीयर बड़ा स्फीयर बड़ा स्फीयर करके एक बड़ा स्फीयर बनेगा ना 1s का, तो ये एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो साई स्क्वायर या आर स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है। वॉल्यूम कम, प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट, और न्यूक्लियस के पास वो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये न्यूक्लियस है ना, ये कम वॉल्यूम ऐसे ऐसे एक्सपैंड करके एक बड़ा ऑर्बिटल में जनरेट हुआ है। तो न्यूक्लियस के आसपास क्योंकि वॉल्यूम कम है, तो अगर हल्का सा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेट्स से वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, बट पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल टर्न आउट टू बी हाईएस्ट, एंड दैट इज व्हाई यू आर हैविंग द पीक हियर, हाईएस्ट पीक हियर। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शनल है, प्रोबेबिलिटी के बराबर नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बराबर, मतलब प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग पर यूनिट वॉल्यूम। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट टिल नाउ? इज दैट क्लियर? हाँ जी, ट्राइंग टू से कि ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। न्यूक्लियस के आसपास वॉल्यूम कम है, न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ पे हालांकि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम होनी चाहिए, तो अगर मिनिमम है बट वॉल्यूम कम है ना, तो वॉल्यूम का कम होने से P अपॉन V का वैल्यू क्या आ रहा है, हाईएस्ट, क्योंकि वॉल्यूम अगर कम होगी तो ये बढ़ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी तो कम है ही, बट वॉल्यूम इतना कम है कि वो डेंसिटी को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो तभी हमें यहाँ पे एक हाईएस्ट वे नजर आ रहा है, क्योंकि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन कम ही स्टे करे, न्यूक्लियस के अंदर तो जीरो ही है एकदम, है ना। तो और मैक्सिमम वो स्टे करेगा इस एरिया में। आप जो ये बनाते हो इसमें आप बोलते हैं ना मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है, टिप पर है ना, इसमें भी आप बोलोगे यहाँ पर है, तो यहाँ पे थोड़ी है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ वॉल्यूम कम है ना, वॉल्यूम कम होने की वजह से ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है इसलिए हाईएस्ट आ रहा है। अगर ये प्रोबेबिलिटी होता तो ये वैल्यू, ये ग्राफ यहाँ से शुरू होना चाहिए था। तो इसलिए साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ना कि प्रोबेबिलिटी। बात क्लियर? तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, चलते हैं आगे क्या है, ये सब हटा दूं मैं। चलिए अब एक हम लोग एक स्फीयर लेते हैं रेडियस r का, उससे थोड़ा डिस्टेंस आगे स्मॉल रेडियस dr। तो मैं इस स्मॉलर स्फीयर जो dr वाला है, ये वाला स्मॉलर स्फीयर, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रही हूँ। तो पहले इस स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम निकालती हूँ। तो इस स्मॉलर स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि स्मॉल सा एरिया dr, तो उसको वॉल्यूम इसको बोल सकते हैं dv, वो होगा ये पूरा स्फीयर के वॉल्यूम में से इस r वाले स्फीयर का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दें, तो ये जो एक dr वाला वॉल्यूम है उस वाले स्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r³, तो r प्लस dr माइनस 4/3 पाई r³। बोलो हाँ या ना? तो ये हुआ 4/3 पाई r³ प्लस dr³ प्लस 3r² dr प्लस 3dr² r माइनस 4/3 पाई r³। हाँ या ना? भाई dr खुद में इतना छोटा है, तो dr का स्क्वायर और dr का क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, इग्नोर। तो ये मेरा बना 4/3 पाई r³ प्लस 4/3 पाई 3r² dr माइनस 4/3 पाई r³। ये तो गया, ठीक। ये कितना आया वॉल्यूम, 4/3 गया, 4 पाई r² dr। दिस इज व्हाट इज dv। तो अगर मैंने बोला कि जो r² है या साई स्क्वायर है वो है प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, तो dv का वैल्यू अगर यहाँ ये वाला रखूं तो p का वैल्यू बनेगा r² इंटू 4 पाई r² dr। तो जब आप इसका ग्राफ वर्सेस r बनाते हो, दैट इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी होती है 4 पाई r² dr इंटू r² या फिर साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर इज इटसेल्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आप 3 ग्राफ बनाते हैं, एक साई का, एक साई स्क्वायर का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, और एक साई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट गिव्स यू प्रोबेबिलिटी। हैव यू अंडरस्टूड इट? तीनों के ग्राफ आपको ऑन द टिप्स होने चाहिए, बिकॉज दिस इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, मेंस एज वेल एज एम्स, दोनों में ये इंक्लूडेड है।
आई डोंट नो कराया है क्यों नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट ये इंक्लूडेड है, खासकर मेंस के सिलेबस में भी, मेंस के क्वेश्चंस में भी पूछा गया है और एम्स में तो पूछा ही जाता है। बोलिए बात समझ आई? हाँ, बट ये बात है कि 11th के बच्चों को अभी शुरुआत में वो आया ही आया है और उसको इतने भयंकर चीज़ें करा दो तो बच्चा दुखी हो जाता है, तो मे भी सोचा हो कि नहीं कराते, बट ये इंक्लूडेड है, कराना पड़ेगा। बोलिए बात क्लियर है? चलिए इसको एक बार नोट। चलिए अब हम सारा 1s 2s 2p 3s 3p सबके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है? शैल आई रब ऑल दिस? यू हैव रिटन दिस? लिख ले। देखिए पहले मैं 1s के लिए ड्रॉ कर रही हूँ बेटा। 1s के लिए जैसे मैंने लिखा, अगर मैं साई या फिर r का ग्राफ r के साथ ड्रॉ करूँ तो वो इस तरीके से आता है। सिमिलरली अगर आप साई स्क्वायर या r स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ ड्रॉ करें, इट वुड बी ऑफ सेम, बट बस ऊपर हो जाएगा पोजीशन में, है ना? बट वहीं पे अगर आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r का, या 4 पाई r स्क्वायर dr, इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो वो ग्राफ इस प्रकार आता है। Now you can see the probability at nucleus is 0, और यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है बेटा, इस डिस्टेंस का वैल्यू है a0। What is a0? 0.59 Armstrong. That means radius of first Bohr's orbit of hydrogen atom. इस वजह से, और 1s भी बोहर्स का मतलब 1s भी अगर देखो तो हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन 1s में ही होंगे, तो जो हाइड्रोजन एटम के लिए r max है, r max समझते हैं, डिस्टेंस एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज मैक्सिमम एट a0, दैट मीन्स 0.529। दैट मीन्स बोहर इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली, ठीक? क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए ये वैलिड है। इसका मतलब बस उसका तरीका एक्सप्लेन करने का गलत था, बस उसने पार्टिकल माना और ऑर्बिट बोला, वो पार्टिकल की जगह मैं वेव कर दूं और ऑर्बिट की जगह मैं ऑर्बिटल कर दूं, तो हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर के सारी चीजें क्या है? वैलिड है, सही है। बोले बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से ये चीज एक्चुअली में हमें प्रूव हुई कि हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर बिल्कुल सही है, ठीक है? और आपको ये भी दिख गया कि ये वैल्यू, ये ग्राफ हमेशा कहां से शुरू हो रहा है? यहां से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है, और जो यहाँ पे ये है, ये सारे ग्राफ्स किसके हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के, ठीक है? खुशमन जी लिखिए। चलिए एक कदम और सफलता की ओर। 2s के लिए चलते हैं। अब बेटा 2s में रेडियल नोड तो आएगा ना, क्योंकि 2 माइनस l माइनस 1 रेडियल नोड था, इसमें तो रेडियल नोड 0 था, इसलिए आप देख रहे हैं कि ये कहीं पे भी s एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ना। प्रोबेबिलिटी 0 कहीं नहीं हो रही एक्सेप्ट एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद तो कहीं प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, इसका मतलब एवरीवेयर देयर इज इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम इट इज एट a0। 2s में रेडियल नोड सबके लिए क्या है? 1, मतलब एक जगह अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस भी एक ऐसी जगह होगी जहां प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की क्या होनी चाहिए? 0, टेंड्स टू 0 पर्टिकुलरली। तो अगर इसके लिए साई का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, साई या r का, तो वो आता है कुछ इस हिसाब से। Can you see this? This is one radial node where psi is becoming 0. तो psi will 0, तो मतलब psi square will be 0, मतलब 4 pi r square d, so psi square will be 0, सारी चीजें 0 होंगी ना, तो probability क्या होगी? 0 ही होगी। This is what is the radial node is, ठीक? बट अब इसका अगर मैं psi square का ग्राफ बनाऊंगी बच्चा, तो फर्क क्या पड़ेगा कि नेगेटिव वाला पोर्शन अब पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये ग्राफ रहेगा ऐसे, ये यहाँ टच किया बस, उसके बाद पॉजिटिव में चला, ये वही है मेरा रेडियल नोड, दिस इज रेडियल नोड Rn। बट अगैन यू कैन सी ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस पे क्या आ रहा है? मैक्सिमम, है ना। और इसके बाद जब ये वाला ड्रॉ करेंगे हम 4 पाई r स्क्वायर dr r स्क्वायर, ये ग्राफ अब ऐसे आता है, दिस इज योर रेडियल नोड and this is where the probability of finding electron is maximum, R max जिसे मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। अब जो मेजरली आपसे पूछा जाता है
वो पूछे जाते हैं ये वाले ग्राफ, क्योंकि ये रियल प्रोबेबिलिटी के ग्राफ्स है। उसके ऊपर तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या वेव फंक्शन का ग्राफ है। तो मेजरली आपको ये देखने हैं, हालांकि पता आपको सबके लिए तीनों चाहिए, बट याद आपको मेजरली क्या देखना है, ये पहले मैं तीनों सबके लिए तीनों बता रही हूँ, फिर इन सब में रिलेशनशिप बताऊंगी एक साथ, ठीक है। चलिए आगे चलें, 2s के बाद चलते हैं 2p की तरफ। ये 1s तो बना लिया सबने, में रेडियल नोड कितने आएंगे बच्चे, 0, 2 माइनस 1 माइनस 1, रेडियल नोड 0। इसके लिए साई का ग्राफ यही होता है, साई स्क्वायर का ग्राफ वर्सेस आर भी ऐसा ही होता है, और 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर का ग्राफ वर्सेस आर के साथ भी ऐसा ही होता है, और इसे बोल देते हैं आर मैक्स। सेम शेप का होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फिर आते हैं 3s की तरफ। 3s में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, रेडियल नोड कितने आएंगे, 2 आएंगे, तो ये ऐसे ऐसे, ये हैं 2 रेडियल नोड। फिर इसके लिए आप ये ड्रॉ करोगे तो ये आएगा ऐसे, फिर ये ऊपर, और ये फिर ऐसे, और फिर आप किसके लिए 4 पाई आर स्क्वायर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा। अब बोलोगे मैडम ये क्या हो रहा है, यार मतलब ग्राफ ही बनाए जा रहे हैं, मतलब कैसे याद रखेंगे। अभी तो आप 3s पे पहुंचा तो 3p 3d 4s 4p कितने सारे होंगे, हम कैसे करेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग दिस वे। बेटा इतना डिफिकल्ट होता तो मुझे भी याद ना होते, बट इनमें एक पैटर्न है, एक सेट पैटर्न है, बस वो सेट पैटर्न पढ़ोगे, और मैं अगर किसी का भी बोलूँगी तुम तुरंत बना के मुझे दे दोगे। अब हम यही समझेंगे, वी आर नॉट मूविंग फर्दर, वी आर जस्ट थिंकिंग कि इनके अंदर सेट पैटर्न क्या है, ठीक है। ये सेट पैटर्न को मुझे आइडेंटिफाई करना है। आप पहले ड्रॉ कर लो, ये ड्रॉ कर लिया सबने, हाँ। अब एक 3, हाँ जी मैम वो समझ रहे हैं कि वो जो प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अलावा भी होती है यहाँ पे, ये देखो ना, ये वाला एक्सेस पे अगर आप ये टच कर रहे हो, मतलब साई स्क्वायर यहाँ 0 हो रहा है ना, साई स्क्वायर 0 होने का मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0, और अगर फिर इसे इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ वो भी तो यहाँ पे 0 हो रहा है। मतलब ये बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे तो है ही 0, और यहाँ पे भी 0 हो रहा है। अब यहाँ फर्क क्या है, ये न्यूक्लियस पे 0 नहीं है क्योंकि ये डेंसिटी है, तो न्यूक्लियस पे मैक्सिमम है, बट न्यूक्लियस के अपार्ट कहीं और जहाँ पे 0 हो रहा है। मतलब जितनी बार भी मेरा साई स्क्वायर का ग्राफ, साई का ग्राफ या इसका ग्राफ, क्योंकि बेटा साई 0 होगा तो साई स्क्वायर भी होगा और ये भी होगा, सब कुछ होगा। तो जितनी बार साई का ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा उतनी जगह अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस मेरी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उतनी जगह 0 होगी, क्योंकि जब वेव फंक्शन 0 होगा तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, फिर स्क्वायर इनटू समथिंग भी 0 होगा। मतलब ओवरऑल जहां जहां साई 0 वहां फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0, ठीक। अब एक 3p का बना रही हूँ बस खाली, और सबके लिए एक जनरल सा ट्रेंड आपको समझा रही हूँ। 3p के लिए अगर मैं साई का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो वो ऐसे आता है, क्योंकि 3p के लिए रेडियल नोड्स कितने होने हैं मेरे पास, 1, तो ये आ गया रेडियल नोड 1, ठीक। अब साई स्क्वायर ड्रॉ करो, और 4 पाई आर स्क्वायर ड्रॉ करो। दिस वे। अब इनमें सेट पैटर्न क्या है, तो पहले बेटा हम सबका प्रोबेबिलिटी वाला ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद मैं ऊपर ले जाऊंगी आपको। सबके सेट पैटर्न आप एक ही बार में आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। चलो अब मैं सिर्फ सबके प्रोबेबिलिटी के ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ग्राफ 1s 2s 3s। देखिए 1s का
4 पाई आर स्क्वायर डी आर का आर ग्राफ हो गया रुद्र। अब सब बोर्ड पे देखेंगे, कोई कॉपी में बाद में लिखेगा, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा। आप अपने जो मैंने आपको ग्राफ्स बनाए हैं उस ग्राफ में देखो 1s का जो प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है उसमें एक हम्प है, और क्योंकि उसका रेडियल नोड 0 होता है तो वो कहीं और एक्सेस को टच नहीं कर रहा। सिंपल एक ऐसा हम्प आपको नजर आ रहा है जिसमें ये वाला वैल्यू r0 इज इक्वल टू a0 है, हाँ या ना, r max इज इक्वल टू, हाँ 1s में और कुछ नहीं होता, 1p 1d कुछ एग्जिस्ट नहीं करते, तो सिर्फ एक ही ग्राफ है। क्यों? क्योंकि रेडियल नोड इसका क्या होना है 0, हाँ या ना। जैसे बेटा आप 2s पे गए आपका रेडियल नोड बढ़ गया 1 से, 3s पे गए रेडियल नोड एक और से बढ़ गया, ऐसे आपका रेडियल नोड बढ़ता जाएगा, तो आपके नंबर ऑफ हम्प्स बढ़ते जाएंगे। 2s को देखो 2 हम्प दिख रहे होंगे और पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा। 3s को देखो 3 हम्प नजर आएंगे, छोटा फिर बड़ा और सबसे बड़ा। तो इसका मतलब सबसे पहली चीज प्रोबेबिलिटी के ग्राफ में n का जो वैल्यू है उतने ही हम्प है, s में n का जितना वैल्यू है उतने ही हम्प है। s की बात हो रही है खाली, s की 1s 2s 3s 4s लाइक दिस, n का जितना वैल्यू उतना ही क्या है हम्प, हाँ या ना। तो 2s का ग्राफ क्या होगा, ठीक। 3s का ग्राफ क्या होगा, हाँ या ना। तो s में जितने हम्प उतना ही n का वैल्यू। तो अगर मैं तुरंत बोलूं 5s मतलब 5 हम्प, रेडियल नोड 4। क्यों? क्योंकि जितने आप हम्प बना रहे हो बेटा उसमें से एक नोड हमेशा किसका है, न्यूक्लियस का। उसके अपार्ट वाले नोड्स देखो, यहाँ कितने रेडियल नोड्स आ रहे हैं 2, और n का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। तो आप ये देखो नंबर ऑफ हम्प्स इस केस में बराबर है n के, फॉर s ओनली, आई एम सेइंग ओनली फॉर द s, तो यहाँ लिख लेना ओनली फॉर s। नंबर ऑफ हम्प्स इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज n-1 इस पर्टिकुलर केस में, है ना। हालांकि तो फॉर्मूला इज n-l-1, बट जितनी बार वो एक्सेस को टच कर रहा है वो n-1 के बराबर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। हाँ, तो इस केस में मैं बोल सकती हूँ कि जितनी बार यहाँ टच करेगा, ये क्रॉस जितने करेगा वो रेडियल नोड के बराबर होंगे, और नंबर ऑफ हम्प्स रेडियल नोड +1 होंगे, हाँ या ना। बात क्लियर हो गई? ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब चलते हैं इनके आगे। अब मैं इसी के नीचे 2s के नीचे 2p का ग्राफ बना रही हूँ यहाँ पे। अब आप 2p का ग्राफ देखो, 1 हम्प है उसके अंदर, एक है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि जब n का वैल्यू सेम रहता है और l का वैल्यू एक एक करके बढ़ता है, नंबर ऑफ हम्प्स 1 से रिड्यूस हो जाते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, n का वैल्यू सेम, l का वैल्यू बढ़ा दो, मतलब s से p, p से d पहुंच जाओ, तो नंबर ऑफ हम्प्स आपके क्या होंगे, 1-1 से कम हो जाएंगे। तो आपके 2 हम्प थे, अब कितने हम्प होंगे, 1। यहाँ कितने हम्प है, 3। 3p में कितने हम्प होंगे, 2। 3d में कितने हम्प होंगे, 1। बोलो बात क्लियर है नहीं है, समझे। तो इफ n इज सेम and l is increasing by 1, number of humps decreases by 1। तो बच्चों अगर मैं बोलूं बेटा 5d का ग्राफ बना दो, तो सबसे पहले पहचानो कि 5s में कितने हम्प होंगे, 5s में हम्प्स होंगे 5, तो 5p में कितने हो जाएंगे, 4। 5d में कितने हो जाएंगे, 3। बना दिया ना, ये रहा। कितने टाइम लगी, समझे। ऐसे में बोल दो 7p 6 हम, क्योंकि 7s में कितने हम बनाओगे, 7। 7p में कितने बनाओगे, 6। समझ गए, कोई दिक्कत, श्योर। तो ये ग्राफ मैंने आपको बताया किसके, प्रोबेबिलिटी के। प्रोबेबिलिटी के तुरंत बन जाते हैं क्योंकि सबका ना नेचर एक है, हम भी तो हैं, नंबर ऑफ हम्प्स ही रिड्यूस करने हैं बस। तो जैसे जैसे n का वैल्यू सेम होता है, l का वैल्यू बढ़ता है, तो नंबर ऑफ हम्प्स 1 से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। एक और पॉपुलर सवाल है जो जनरली पूछा जाता है, ये आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, रुक, अब तो हो गया।
एक चीज़ मुझे समझानी है यहाँ पे, ये वाला वैल्यू R1 है, ये वाला वैल्यू R2 है और ये वाला वैल्यू R3 है। What is this R1, R2, R3? This is the maximum distance where probability of finding electron is maximum. तो इनके बीच में आपको रिलेशन क्या समझ आ रहा है, कौन बड़ा है, R1, R2 या R3? R1 सबसे बड़ा, देन R2 एंड देन R3। ये हमेशा रहता है। जब n का वैल्यू सेम रहता है और l का वैल्यू 1 से बढ़ता रहता है तो प्रोबेबिलिटी जो होता है दैट टेंड्स टू गो क्लोजर टू द न्यूक्लियस, मतलब हाईएस्ट डिस्टेंस जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दैट टेंड्स टू गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, r का वैल्यू डिक्रीज करता है। इजंट इट दिस थिंग कॉन्ट्राडिक्टरी टू द पेनिट्रेशन इफेक्ट दैट वी सी? पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? SPD के हिसाब से डिक्रीज होता है ना, हाईएस्ट पेनिट्रेशन इफेक्ट S का होता है, फिर P का होता है कम, D का और कम होता है, F का और कम होता है। लेकिन यहाँ तो मैं उल्टा नहीं लग रहा, पेनिट्रेशन इफेक्ट का मतलब ऐसे नहीं समझाते हम लोग कि न्यूक्लियस के तरफ घुसने की प्रोबेबिलिटी, एक तरीके से क्या न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ अगर हाईएस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्टेंस हाईएस्ट है तो वो S के लिए दूर है इलेक्ट्रॉन, P के लिए और पास है न्यूक्लियस के, D के लिए और पास है न्यूक्लियस के। यस, this thing is opposite to the penetration effect because penetration effect is not only dependent upon the radial graphs. Penetration effect is dependent on the actual closeness which is represented by radial as well as angular graph. तो सिर्फ रेडियल ग्राफ को देखकर आप पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्बिटल्स का डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से पास्ट ईयर में जो सवाल पूछा गया है वो क्या है, वो पहले से ग्राफ दे दिए, मेंशन कर दिया R1, R2, R3 का और ऑर्डर पूछा, और पूछा कि इसमें से क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑर्डर इस हिसाब से डिक्रीज करेगा, ये ट्रू है। फिर पूछा गया SPDF, क्योंकि ये S है, ये 3S, ये 3P, ये 3D, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट किस हिसाब से डिक्रीज करेगा, और उसने उल्टा लिखा कि 3D का पेनिट्रेशन हाईएस्ट है, 3P का कम है और 3S का सबसे कम है, विच सीम्स ओके व्हेन आई सी दिस ग्राफ, बट एक्चुअल द फैक्ट इज ऑपोजिट कि S का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है किससे, P से, पर यहाँ पे ऑपोजिट दिख रहा है। इससे कंफ्यूज मत होना, रेडियल ग्राफ में पेनिट्रेशन इफेक्ट वर्क नहीं करेगा क्योंकि पेनिट्रेशन पूरे ऑर्बिटल का ग्राफ है जिसमें रेडियल और एंगुलर दोनों इन्वॉल्व है। आप सिर्फ रेडियल को देके पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑर्बिटल का डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा लिख दिया गया कि 3D का पेनिट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, वो गलत है। पेनिट्रेशन इफेक्ट इज नॉट सोनली प्रेजेंट ऑन रिप्रेजेंटेड बेस्ड ऑन रेडियल ग्राफ्स, बट दिस फैक्ट इज ट्रू कि इनका जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वाला डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर n का वैल्यू सेम रहता है और l का वैल्यू 1 से बढ़ता है। अगर आप पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात करते हैं, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ n वैल्यू, उसमें n थोड़ी होता है, उसमें तो उसमें SPDF है ना, उसमें तो L वैल्यू चेंज हो रहा है सबका, उसमें तो N कोई देखते नहीं है। लेकिन ये उल्टा है क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ क्या देख रही हूँ, L कर रही हूँ, लेकिन N मैंने सिर्फ 3 का रखा हुआ है। पर इन जनरल 1s का पेनिट्रेशन ज्यादा ही होगा 3s से, समझ रहे हो बात को? तो आप इसमें सिर्फ रेडियल को देखकर नहीं पहचान सकते, यू हैव टू लुक फॉर अदर थिंग्स एज वेल। तो ये इफेक्ट हालांकि फॉर अ वाइल हमें उल्टा लग रहा है पेनिट्रेशन के, बट यू डोंट हैव टू सी पेनिट्रेशन हियर बिकॉज पेनिट्रेशन इज अ कलेक्टिव इफेक्ट एंड दिस इज जस्ट द रेडियल इफेक्ट। एम आई क्लियर टिल नाउ? चलिए, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ग्राफ। तो अब जहां तक मैंने आपको समझाया, प्रोबेबिलिटी ग्राफ तो किसी की भी ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ हम्स ही ड्रॉ करने हैं आपको। यू शुड जस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हम्स, दैट्स इट। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट ग्राफ जिसमें हम्स नहीं ड्रॉ करने होते, उसमें कुछ कुछ और होता है जो आपके ग्राफ से बेटा इसके साई एंड साई स्क्वायर वाले ग्राफ। तो अगर बच्चे आप साई पहचान लो तो साई स्क्वायर तो बना ही लोगे ना, बस फर्क इतना होगा कि जो साई में नेगेटिव वाला उसे आपको साई स्क्वायर में क्या करना होगा, पॉजिटिव, हाँ या ना? तो साई का ग्राफ आपको दो तरीके से याद रखना है कि एस का ग्राफ जो होगा वो हमेशा हाईएस्ट से शुरू होगा, P और D का ग्राफ जो भी साई के लिए बनाओगे वो यहाँ न्यूक्लियस से शुरू होगा। ये आपको दो चीजें याद रखनी है, क्या समझे? S के लिए जो भी ग्राफ है वो हाईएस्ट से शुरू होगा और P और D का ग्राफ हमेशा न्यूक्लियस से शुरू होगा इन केस ऑफ साई और साई स्क्वायर। अब बस आपको नंबर ऑफ रेडियल नोड्स सबके अंदर निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 1s बोला था तो उसमें रेडियल नोड नहीं था तो ऐसे हो गया, 1p होता नहीं है, 1d होता नहीं है तो छोड़ देते हैं।
2s बोला था तो रेडियल नोड कितने थे उसमें 1, तो यहां से शुरू करके एक बार एक्सिस को कट कर दिया और उसके बाद एक्सिस को कट नहीं करना तो ऐसे ही ले गए, ठीक है। सिमिलरली 3s में रेडियल नोड्स कितने थे 2, तो एक बार एक्सिस को कट करके यहां तो पहुंच गए, पर दोबारा एक्सिस को कट करना मतलब वापस तो जाना ही पड़ेगा ना, तो वापस चले गए और फिर नहीं करना तो ऐसे चले गए। मतलब आप देख रहे हैं एस का ग्राफ हमेशा ऐसे 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 करके जाता रहेगा, टॉप से शुरू होगा नीचे बार कट करेगा और कितनी बार कट करेगा वो पता चलेगा किससे, रेडियल नोड से। अब मैं आपको बोल दूं बेटा 5s बनाओ, तो रेडियल नोड कितने हैं 4, और s का ग्राफ बनाना है मतलब कहां से शुरू करोगे, यहां से ऊपर से, और 4 बार एक्सिस को क्या करोगे, कट करोगे। तो एक बार किया, फिर 2 बार किया, फिर 3 बार किया और फिर 4 बार, 1 2 3 4 बन गया, समझे। और साई स्क्वायर का बोल दूंगी तो ये नीचे वाले हम्स को कहां ले जाना, ऊपर, ठीक है। सेम चीज यहां पर है, अगर मैं बोलूं 2p पर p का बनाना है, रेडियल नोड कितने हैं 0, p का ग्राफ शुरू कहां से होता है, यहां से, तो टच कहीं से कट मत करना, ठीक है। 3p रेडियल नोड कितना है 1, पर p का ग्राफ है शुरू तो यहीं से होगा बट एक जगह कट होगा, तो ऐसे जाके नीचे कट किया और फिर ऐसे ले गए क्योंकि और कट नहीं करना, समझे। 4p कितनी बार कट करोगे 2 बार, 1, समझे। ऐसे बन जाएंगे ग्राफ, बस ट्रिक्स पता कर लो कि कैसे बनानी है। बोलो बात क्लियर है नहीं है, तो इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑफ कोर्स द रेडियल नोड्स। बट देखिए अगर आपके पास एक क्वेश्चन बनता है इसका, तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 80% प्रोबेबिलिटी तो ये है कि प्रोबेबिलिटी का ग्राफ है साई स्क्वायर का ना आए, बट इनके साई स्क्वायर का भी आ गया तो आप बना सकते हैं, ठीक। सिर्फ रेडियल नोड्स चेक करने, और प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बहुत सिंपल है, बस आपको नंबर ऑफ हम्स चेक करने हैं सब में। एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगी जो कभी कभी इंसान को कंफ्यूज करती है, वो ये है कि ये जो आप ये ग्राफ देख रहे हैं जिसमें नेगेटिव एक्सिस में आप जा रहे हैं ऐसे करके, इनका अगर स्क्वायर वाला ग्राफ बनाना है साई स्क्वायर वाला, तो ये नेगेटिव हम भी तो ऊपर आ जाएगा ना, तो उसमें ये ध्यान रखना कि जो आप प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बना रहे हो वो आपका छोटा बड़ा और बड़ा होता है ना हम्प में, ये उल्टा होता है, बड़ा छोटा छोटा। मतलब इसका अगर मैं साई स्क्वायर बनाऊंगी ना, तो जब ये हम तो हो गया, उसके बाद ये नीचे वाले हम को ऊपर लेकर आऊंगी ना, तो वो हाइट में छोटा आ जाएगा और ये आगे वाला और छोटा जाएगा। तो जो साई स्क्वायर के ग्राफ होते हैं वो डिक्रीजिंग हाइट ऑफ हम्प में होते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी के ग्राफ होते हैं वो इंक्रीजिंग हाइट ऑफ हम्प में होते हैं। बस ये छोटा सा आपको चीज जो है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड। हम्प्स का साइज भी इंपॉर्टेंट है। Lavan, is that clear? Any doubt? Any doubt till now? Sure? चलिए, so we can continue rest in the next class.